गुड इवनिंग बच्चों अब आपकी इस सेशन के बाद में आपकी अभी आपने 6:30 से 7:30 तक हमारी क्लास पढ़ी। इसमें हमने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास करवाई। बच्चों अब आपकी अनसॉल्व पेपर, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 7:30 से आपकी 7:30 7:35 से अनसॉल्व पेपर चालू हो जाएगा, तो वैसे मैंने 7:30 आपकी लगभग 7:35 हो रहे हैं, तो 7:35 में मैंने आपको अनसॉल्व क्लास स्टार्ट कर दी है। तो सभी बच्चे ध्यान से अनसॉल्व सेशन हमारे साथ में सॉल्व करेंगे। बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आप लोगों का इसमें नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अनसॉल्व समाप्त करवाना है, तो कोई भी बच्चा बुरा मत माने। और सभी बच्चे बस ध्यान से पढ़ना चालू करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, पूर्णांक 70 का होता है। 3 घंटे पूर्ण करने का अभ्यास करें इसको, और प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रैक्टिस पेपर के अंत में देखें, ठीक है। इसमें जो अनसॉल्व पेपर होगा आपके पास में, उसके प्रैक्टिस पेपर के अंत में आप उत्तर देख सकते हैं जाके, ठीक है बच्चे। तो अनसॉल्व आपके पास में होगा ही, नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए, और अगर है तो आप अपना अनसॉल्व का शुरू वाला प्रैक्टिस पेपर जहाँ पे दिया गया वहाँ खोल लीजिए और जा करके हमारे साथ में सॉल्व करिए। अगर नहीं है तो यहीं पर कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व करिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। बच्चों आप लोगों को क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों पढ़ाया था। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें 3D पैटर्न अर्थात त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है। ये सभी दीर्घ परासी कोट के होते हैं बच्चों। जो क्रिस्टलीय ठोस होती है इनकी व्यवस्था दीर्घ परासी होते हैं, और साथ में इनका गलनांक और क्वथनांक बच्चों निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जस्ट अपोजिट होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, क्या होती है? दीर्घ परास कोट। तो इसका विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा बच्चों, दीर्घ परास कोटि। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर भी देते जाएंगे। तो मैं अगला प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर देंगे। शुद्ध जल की मोलरता है, जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या होगी? 100 मोलर, 55.56 मोलर, 50 मोलर, 18 मोलर। बच्चों क्या हो सकता है इसमें? तो शुद्ध जल की मोलरता होती है बच्चों, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। इसकी मोलरता होती है 55.56, 55.56। कैसे करते हैं आपको बता दें। इसमें 1000 में 18 का भाग करिए, 1000 में 18 का 18 इसका भार होता है, भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.00275 ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक क्या होगा? अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, सेल स्थिरांक पूछ रहा है। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है सेल स्थिरांक का, यक्स बराबर कापा गुणे आर, या कापा बटे विशिष्ट चाल, वो क्या बोलते हैं, चालकत्व। तो यहाँ कापा गुणे आर करिए। प्रश्न में कापा भी दिया गया है, आर भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कापा और आर की वैल्यू रखेंगे। तो क्या करेंगे, 0.00275 गुणे में क्या कर देंगे बच्चों, 400 कर देंगे। गुणा करने में आपका क्या प्राप्त होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या प्राप्त होगा बच्चों। अब आप कमेंट करें, मैंने आपको तरीका बताया कैसे करना है। देखिए इसका विकल्प, इसका आंसर आ रहा है बच्चों, दूसरा नंबर विकल्प आप देख पा रहे होंगे 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स, 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स दूसरा विकल्प सही है बच्चों। अब प्रश्न संख्या चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध, जल्दी जल्दी कमेंट करें। T12 0.693 बाई के इक्वल T12 बटे 0.693। तीसरा है T12 0.693 के, T12 इक्वल के अपॉन 0.693। बच्चे जल्दी जल्दी बतावें क्या होगा इसका विकल्प सही। चलिए इसका विकल्प है आपका फर्स्ट नंबर, T12 इक्वल 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अंगा नंबर आपका देखिए CH3CNH2, कह रहे कौन सा एमीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। बच्चों आपको प्राथमिक एमीन बताया था RNH2 होता है, RNH2 प्राथमिक होता है, R2NH द्वितीयक होता है, और R3N बच्चों क्या होता है, तृतीयक होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका जो है आंसर जो है आपका होगा, इसका आंसर है आपका कौन सा, विकल्प नंबर फर्स्ट, प्राथमिक एमीन। NH2 किस में आता है, प्राथमिक में आता है पहले नंबर में, तो इसका विकल्प है प्राथमिक एमीन। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं दूध में शर्करा होती है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। बच्चों आप सभी लोग पढ़े होंगे दूध में जो है कौन सी शर्करा होती है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी जल्दी से कमेंट करें बच्चों। देखिए आप स्पीड में क्वेश्चन करना है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ बच्चों, सभी लोग ध्यान दें। दूध में शर्करा होती है सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो इसका आंसर होगा बच्चों लैक्टोज। क्या होगा, लैक्टोज, फोर्थ नंबर, लैक्टोज फोर्थ नंबर।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। बच्चों 58.5, 580.5, 5,80,5 कुछ भी संख्या हो, कोई लेना देना नहीं। इन इकाई सेलों में सीधा सा सूत्र होता है, इकाई सेलों का सीधा सा सूत्र होता है, यूनिट सेल का सीधा सा सूत्र होता है। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या होता है? अवोगाद्रो की संख्या Na/Z। जेड क्या होती है? परमाणु की संख्या। बच्चों NaCl जो होता है FCC कोशिका होती है, FCC होती है। तो आपको बता दें Na की वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23 बटे जेड। FCC में जेड का मान सभी लोग जानते हो कितना होता है? 4। आप 4 का भाग करिए, जो भाग करने में आवे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने दूसरे का आंसर मैंने दिया। जल्दी जल्दी भाग करके आंसर बताएं क्या आएगा। जल्दी जल्दी आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने कर लिया होगा भाग, अगर ना किया हो तो मैं आंसर बता रहा हूँ, देख लीजिए। इसका आंसर आएगा भाग करने में, 4 का भाग करने में 1.505 × 10⁻23, इतना आंसर आएगा, 10⁻23। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता की गणना कीजिए। बच्चों भारानुसार 20%, तो आपको ऐसे सवाल मैंने बहुत बार पढ़ाए हुए हैं 20% वाले। तो आपको क्या करना है, W की जगह 20 मान लेना है। भारानुसार है तो विलयन का जो द्रव्यमान होगा, विलयन का जो मास होगा, सॉल्यूशन का मास होगा HM, वो 100 ग्राम लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 ग्राम लिया जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे मोललता निकालनी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 100 में अगर आप 20 घटाएंगे तो विलायक की मात्रा होती है, तो 100 में 20 घटाने में बच्चों कितना आएगा? 80 आएगा। तो विलायक की मात्रा 80। सूत्र में विलायक ही होता है, विलयन नहीं होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 20। बच्चों इसका अणुभार क्या होता है K2CO3 का? K2CO3 का अणुभार बच्चों 138 होता है। क्या होता है? 138 होता है। K2CO3 का अणुभार 138 होता है बटे 80। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग करेंगे। सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आएगा। हालांकि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मेरा वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए जाके, पूरा सॉल्यूशन बताया है, पूरा इसका सॉल्व करके बताया है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। बताओ भाग करने में, सॉल्व करने में कितना आएगा। चलिए जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। 20 बटे 138 बटे 80 बटे 1000। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है, एक सॉल्व करने में 1.81 मोल प्रति किलोग्राम, 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्पीड में थोड़ा नहीं करेंगे तो बच्चों आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ बच्चों। तो थोड़ा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर बहुत स्पीड में करवा रहे हैं। अगर स्पीड में नहीं करवाऊंगा तो आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन में। कह रहा 298 केल्विन पर 0.2 मोलर केशियल विलयन की चालकता इतनी है, तो इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसकी मोलर चालकता की हमें गणना करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। इसकी मोलर चालकता के विषय में हम देखते हैं कैसे करना है। 298 केल्विन पर, तो 298 केल्विन का मतलब ये हुआ, आपको सवाल पहले पूरा डाटा इसका नोट कर लेना है। तो यहाँ पे λm बराबर सूत्र होता है बच्चों, λm बराबर होता है कापा गुणे 1000 बटे यम या सी सांद्रता होती है। तो कापा का मान प्रश्न में दिया गया है 0.025 गुणे 1000 बटे सी की जगह बच्चों कर देना 0.20। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आवे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं। लाइव चैट आपके सामने खुली हुई है, आप कमेंट करते जाएं जल्दी जल्दी। इसका आंसर आएगा बच्चों, मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर सॉल्व करने में आएगा 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चे इधर उधर की बातचीत न करें, सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ाई करें। ठीक है, सभी लोग जो है केवल आंसर दें। 125 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? आपको आंसर बोले दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। कह रहा है ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा ठोस धातु के चूर्ण होने से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे उत्प्रेरक का कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठोस धातु के चूर्ण होने से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे उत्प्रेरक की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर 2 नंबर में यही होगा। तो दूसरा और तीसरा प्रश्न बच्चों 2-2 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर का, दूसरा तीसरा 2-2 नंबर का। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दे रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। तीसरे का भी 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहा है। तो हालांकि इसमें पूरा डाटा दिया गया है, 12 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है बच्चों। स्मॉल w जो होगा 12 ग्राम होगा, कैपिटल W 100 ग्राम होगा।
और डेल्टा टीबी जो होगा वो 100.34, मतलब 100 में घटा लेना 0.34 आ जाएगा। और यहाँ पे तुमको के बी निकालना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी निकालना है। तो इसका सूत्र होता है के बी बराबर कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम इंटू डेल्टा टी बी बटे 1000 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो अब आपके सामने मैं सारी वैल्यू रखूँगा बच्चों। 100 ग्राम दिया गया है ना, तो यहाँ ऊपर रख देने, या इसकी जगह 100 रख लें, इसकी जगह 180 कर लें, यहाँ 0.34 कर लें। 1000 की जगह स्मॉल डब्ल्यू की जगह ये स्मॉल डब्ल्यू नीचे है, स्मॉल डब्ल्यू के प्लेस में बच्चों 12 कर लें। तो आप इसको सॉल्व करें जल्दी से। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ हम लिखेंगे के बी बराबर 100 गुणे 180। आपको पता चला 180 कहाँ से आया, ग्लूकोज का अनुवार 180 होता है यम 0.34 बटे 1000 गुणे 12। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, कोई रोक नहीं सकता। दशमलव काटेंगे 2 जीरो और नीचे बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो फिर से कट गया। अब आपको 12 3 से काट लेना 18 को। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.51। क्या आएगा, केल्विन किलोग्राम मोल मात्रक। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल बता दिए, अगर ना समझ में आए न्यूमेरिकल वाले में जाकर देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो बच्चों सीधी सी एक लाइन में बताता हूँ, जो W होता है प्रोपोर्शनल टू Q होता है, मतलब जो मात्रा होती है इकाई द्रव्यमान में, जो पदार्थ की मात्रा होती है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हटाने के लिए नियतांक Z का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ W और ZQ, Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होते हैं। यही आपका फैराडे का प्रथम नियम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। वैद्युत अपघट्ट के उड़न मान को समझाइए। आपको बता दें, लिख लीजिए परिभाषा सभी बच्चे। किसी विद्युत अपघट्ट की नोट करते रहें। देखिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी, आप लोग लिख लीजिए। किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मिलीग्राम में मात्रा जो साल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उड़न मान कहलाती है। किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मात्रा जो साल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उड़न मान कहलाती है। इसे मोल बटे लीटर में व्यक्त करते हैं, इसे मिली मोल बटे लीटर में व्यक्त करते हैं। बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, समझ में आया होगा। किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मिलीग्राम में मात्रा जो साल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उड़न मान कहलाती है। इसको मिली मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण को लिखिए। बच्चों आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, ये मिल जाएगा आपको क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। इसमें मिश्रण लेते हैं, जो मिक्सचर होता है मिक्सचर लिया जाता है। मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ बच्चों, नोट कर लें। 3 पार्ट हम लोग लेते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं 3 पार्ट, प्लस सांद्र H2SO4 लेते हैं। ठीक है बच्चों, सांद्र H2SO4 लेते हैं और 3 ml के सांद्र H2SO4 के 3 ml के साथ में, ये 3 ml होता है सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं। क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी लाल रंग की वाष्प को NaOH विलयन में प्रवाहित करते हैं। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2। इसकी नारंगी लाल रंग की वाष्प को NaOH विलयन के साथ प्रवाहित करते हैं। किसके साथ में, NaOH विलयन के साथ प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्राप्त हुए पीले रंग के एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट का विलयन मिलाते हैं, जो पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। दिए गए मिश्रण में क्लोरीन आयन या क्लोरीन मूलक निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसे हम क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण कहते हैं। बच्चों किताब से देख लीजिएगा, इसको आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहला संक्रमण तत्व की 4 विशेषताएं। बच्चों डी ब्लॉक के अंदर आपके संक्रमण तत्व आते हैं। सभी तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं बोल सकते, लेकिन डी ब्लॉक के अंतर्गत ही संक्रमण तत्व आते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता नंबर 1 लिख लीजिए बच्चों। पहली विशेषता है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नंबर बच्चों लिख लीजिए, इनके बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं। इनके बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं। तीसरा नंबर बच्चों लिख लीजिए, ये संकर आयन बनाते हैं। कौन सा आयन बच्चों बनाते हैं, संकर आयन बनाते हैं। 4 लिखना है तो चौथा नंबर लिखिए, ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये कौन सा आयन बनाते हैं बच्चों, रंगीन आयन बनाते हैं। चौथा नंबर हो गया, रंगीन आयन बनाते हैं।
ये अनुचुंबकीय गुण और उत्प्रेरक गुण भी दर्शाते हैं। ठीक है, 4 लक्षण हो गए, 4 पूछ रहा था। अगले प्रश्न की ओर बच्चों पढ़ेंगे। हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया हालांकि आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर आपको CH3CONH2 लिया जाता है। देख लीजिए हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, यहाँ पे ब्रोमाइड लेते हैं Br2 और इसकी क्रिया कास्टिक पोटास 4 KOH के साथ में करवाते हैं। कितने KOH लेते हैं? 4 KOH लेते हैं। जैसे करवाते हैं तो यहाँ पर बन जाता है बच्चों CH3NH2। CH3NH2 के साथ में 2KBr बन जाता है। 2KBr के साथ में K2CO3 बन जाता है, प्लस के 2 जल के अणु बन जाते हैं, प्लस 2H2O। बच्चों आगे कर लेना 2H2O। ठीक है, CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। बच्चों समझाने का समय नहीं, आप समझ लीजिएगा, मैंने आपको वीडियो बना रखा है, वहाँ पे देख लीजिए जाके। तो ये आपका ऐसे करना है रिएक्शन, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ब्यूना या सी आपके कोर्स से हट गया बच्चों, तो इसको नहीं करवाएंगे, आपके कोर्स में नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कोर्स में नहीं है बच्चों, इसको टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब संश्लेषित अपमार्जक क्या होता है? संश्लेषित अपमार्जक के बारे में हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये भी आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसमें सेट्रिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड या सोडियम लॉरी सल्फेट, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, तो इसको देख लीजिएगा बच्चों, ये आपके कोर्स में है नहीं। 5वें के काम में जाते हैं बच्चों। कह रहा है प्रथम कोड की अपक्रिया कह रहा है 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रथम कोड की अपक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अपक्रिया का वेग स्थिरांक, बच्चों जैसे आधी गए तो समझ लो अर्धायु वाला सूत्र लगेगा। आप लोगों ने पढ़ा है 0.693 अपॉन टी हाफ पढ़ा होगा बच्चों, तो टी हाफ की जगह 60 रखिए, सॉल्व कर लीजिए। 693 अपॉन 60 भाग करें इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करें क्या आएगा। तो समझ लो 693/60, दशमलव 693/60। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 1.15 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स। भाग कर लीजिए, आप आंसर अपना दीजिए जल्दी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग आंसर देते जाएं जल्दी जल्दी। फेन प्लवन विधि आपके कोर्स से हट गई है। तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम पहले था, अब नहीं है, तो ये हट गया, इसको नहीं करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? क्या सीमा है बच्चों? तो 3-4 ठो सीमाएं आपको बोले दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। सीमा नंबर 1, पहली लिमिट है इसकी कि उपसय संयोजी यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं होती। जो उपसय संयोजी यौगिक के रंग की व्याख्या नहीं करता ये, ठीक है। दूसरा नंबर, ये चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता, ये चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। तीसरा नंबर लिख लें, 4 समन्वयी संख्या वाले संकुल यौगिकों की संरचना की सही व्याख्या नहीं करता। जिनकी समन्वयी संख्या 4 होती है उनकी ये सही से व्याख्या नहीं करता। तो 3 गुण बहुत उपयोगी हैं, 3 ही लिख देना बहुत है बेटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेयान 12 का उपयोग पूछ रहा है। फ्रेयान DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड आयोडोफॉर्म के उपयोग। तो फ्रेयान का उपयोग बच्चों क्या होता है? पहला नंबर लिख लीजिए, फ्रेयान का उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक सुना होगा आप लोगों ने, ठंडा करने में, और एयर कंडीशन AC में वायु शीतलन के रूप में करते हैं, इसका वायु शीतलन के रूप में करते हैं। तो 2 उपयोग पर्याप्त है इसमें फ्रेयान का। अब फ्रेयान के अलावा DDT पूछा है बच्चों, तो DDT एक कीटनाशक होता है, ये कीड़ों मकोड़ों मच्छरों को मारने के काम में प्रयोग करते हैं, हालांकि ये बहुत हानिकारक है। फिर है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये अग्निशामक के रूप में होता है। जो अग्निशामक अग्नि बुझाने वाली मशीन आती है उसके साथ में प्रयोग करते हैं अग्निशामक के रूप में। और इसके बाद फ्रेयान के निर्माण में भी इसका निर्माण होता है, प्रयोगशाला में कर्मक के रूप में भी बोल सकते हैं। आयोडोफॉर्म का बच्चों देखते हैं। आयोडोफॉर्म में लिख लीजिए दवाइयों के निर्माण में, सबसे पहला दवाइयों के निर्माण में। दूसरा है पूर्तिरोधी के रूप में, पूर्तिरोधी के रूप में, पूर्तिरोधी के रूप में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। एक ऐसा परीक्षण दीजिए जो प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक तीनों में विभेद कर दे। तो इसमें क्या करना है, प्राथमिक एल्कोहल जो है ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देते हैं, जो पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। बच्चों चेन रिएक्शन बताई है, चेन रिएक्शन बताई है।
तो चेन रिएक्शन में एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन द्वितीयक एल्कोहल जो होते हैं बच्चों वो ऑक्सीकरण करने पर कीटोन नहीं देते और तृतीयक एल्कोहल भी ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो इसका यही परीक्षण लिख दीजिएगा कि चेन रिएक्शन वाला लिख देना। प्राथमिक तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक दे देते हैं लेकिन बाकी ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन नहीं देते हैं। यही परीक्षण हो गया। अब बच्चों फिनॉल बनाने की कोई 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप लोग किताब से देख कर लीजिएगा। फिनॉल बनाने के 2 रासायनिक समीकरण बहुत सारे बताए हैं, देख के कर लीजिएगा। अब इसमें व्हाट हैपेंस कन्वर्जन भी दिए गए हैं जिसमें एथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवाई गई है। आप इसको देख लीजिए जल्दी से। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल आपका CH3CHO होता है। CH3CHO होता है बच्चों। किससे करवानी? हाइड्रोजन साइनाइड से। याद आया होगा कि O और H मिलके OH, एक तरफ OH एक तरफ CN हो जाएगा। अगला है NaHCO3 से, तो आपको कीटोन लेना है CH3COCH3। ठीक है, क्या लेना है? कीटोन लेना है CH3COCH3 और इसकी क्रिया NaHSO3 से करवानी है। NaHSO3 से H और O लेकर के OH बना लेगा, बाकी SO3 Na एक तरफ जोड़ देना। ठीक है। फेनिल हाइड्रोजन की सेम टू सेम ऐसे रिएक्शन ये भी बता चुके, सरल है। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से, तो ये आपकी यूरोट्रोपिन अभिक्रिया है बच्चों। यूरोट्रोपिन अभिक्रिया पढ़ा होगा। HCHO लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। यहाँ पर अमोनिया के 4 अणु लिए जाते हैं और इसके 6 अणु लिए जाते हैं, बन जाता है CH2 का होल 6N4। यूरोट्रोपिन इसको बोलते हैं, प्लस 2H2O 6H2O निकलता है यहाँ पे। तो ये आपकी चौथी नंबर अभिक्रिया हो गई। अगला है बेंजल्डिहाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं, तो बच्चों ये आपका मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल बनाता है। देख लीजिए आप सभी लोग। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 5 नंबर तक प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। ये कैसे प्राप्त करेंगे भी देख लीजिएगा। 5 नंबर तक आज बताए दे रहे हैं, बाकी ये सब लॉन्ग में है, 7वां 8वां। तो इसको कल के लाइव क्लास के माध्यम से अनसॉल्व पेपर में कल थोड़ा सा लंबा टाइम ले लेंगे, आज थोड़ा शॉर्ट टाइम ले रहे हैं। कल थोड़ा अनसॉल्व का थोड़ा लंबा टाइम रहेगा, थोड़ा और ज़्यादा आपको लेकर चलेंगे ताकि एक एक सेट एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। तो बच्चों आज के लिए सभी लोगों को नमस्कार, शुभरात्रि। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे बच्चों तक। सभी लोग जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। आशीष पाल जी और ये देखिए बहुत सारे बच्चे अभी हमारे साथ में जितने भी जुड़े हुए हैं, सबके नाम नहीं लेंगे बच्चों, लेकिन फिर भी सभी लोगों को गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, तो बस अब मैं समाप्त करता हूँ बच्चों। कल फिर से पुनः इसी टाइम में आपको 7:30 वाली क्लास में पुनः आपसे मुलाकात करते हैं बच्चों। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि।